नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ज्योग्राफी विद संगीता में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग भूगोल विषय में कक्षा 8 NCERT का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। कृपया मेरे वीडियो को पूरा देखें तथा लाइक और शेयर कर दें। जो पहली बार देख रहे हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। तंजानिया अफ्रीका के एक छोटे गांव में मांबा पानी लेने के लिए प्रातः शीघ्र उठती है। उसे बहुत दूर जाना पड़ता है और वह कुछ घंटों के बाद लौटती है। तंजानिया कहाँ है? अफ्रीका में है। एक छोटे से गांव में मांबा जो होती है वह क्या करती है? पानी लेने के लिए सुबह जल्दी उठती है और उसे पानी लेने के लिए क्या करना पड़ता है? बहुत दूर जाना पड़ता है। तो वहां से वह कुछ घंटे बाद क्या करती है? लौटती है। इसके उपरांत वह घर के कार्यों में अपनी माँ का हाथ बटाती है और अपने भाइयों की बकरियों की देखभाल में मदद करती है। उसके बाद वह क्या करती है? अपने माँ के साथ घर के काम में हाथ बटाती है। भाइयों की बकरियों की देखभाल में भी क्या करती है? मदद करती है। उसके पूरे परिवार के पास उनकी छोटी झोपड़ी के चारों ओर चट्टानी भूमि का एक भाग है। मांबा के पिता कठिन परिश्रम के बाद मात्र कुछ मक्का और सेम ही उगा सकते हैं। फिर भी यह उनके परिवार के साल भर के खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। उसके पिता क्या करते हैं? बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद कुछ मक्का और सेम ही क्या कर पाते हैं? उगा पाते हैं, जो उनके लिए साल भर के लिए पर्याप्त नहीं होता है भोजन। पीटर न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है, जहां उसका परिवार ऊन प्रक्रम करने का कारखाना चलाता है। प्रतिदिन जब पीटर स्कूल से लौटता है, वह अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। प्रतिदिन जब वह स्कूल से लौटता है तो क्या करता है? अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। उनका भेड़ों का बाड़ा कुछ दूर पर पहाड़ियों से लगे हुए एक विस्तृत घर के मैदान पर स्थित है। वहां नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एक वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंध किया जाता है। पीटर का परिवार जैविक कृषि द्वारा सब्जियां भी उगाता है। पीटर का जो परिवार होता है वो क्या करता है? जैविक कृषि के द्वारा सब्जियां भी उगाता है। मांबा और पीटर विश्व के दो विभिन्न स्थानों में रहते हैं और उनके जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। यह विभिन्नता भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग की विभिन्नता के कारण है। मांबा और पीटर क्या है? दोनों विश्व के अलग अलग स्थानों में रहते हैं। उनके जीवन के व्यतीत करने में बहुत अंतर होता है। यह किस वजह से होता है? भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग में भी क्या होती है? भिन्नता होती है। इसी कारण दोनों के जीवन में
जीवन व्यतीत करने में क्या होता है, काफी अंतर होता है। इन स्थानों पर एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता है। आओ कुछ करके सीखें। जिस प्रदेश में आप रहते हैं उस प्रदेश में भूमि, मृदा के प्रकार तथा जल उपलब्धता का परीक्षण करें। अपनी कक्षा में परिचर्चा करें कि किस प्रकार लोगों की जीवन शैली इनके द्वारा प्रभावित हुई है। क्या आप जानते हैं विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर रहती है। शेष 70% भूमि पर या तो विरल जनसंख्या है या वह निर्जन है। भूमि सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। भूपृष्ठ के कुछ क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग आवास योग्य नहीं है। मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृतियां, पर्वतों के तीव्र ढाल, जलाक्रांत, संभावित निम्न भूमि, मरुस्थल क्षेत्र एवं सघन वन क्षेत्र सामान्यतः विरल अथवा निर्जन है। उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है। इसलिए ये स्थान विश्व के सघन बसे क्षेत्र हैं। भूमि उपयोग। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना। साधारणतः इसे भूमि उपयोग कहते हैं। चयनित देशों में भूमि उपयोग। भूमि उपयोगों के अनुसार क्षेत्रफल का प्रतिशत। यहाँ पे दिया हुआ ऑस्ट्रेलिया, फिर सघन भूमि 6, चारागाह है 56, वन है 14, अन्य उपयोग है 24। ब्राजील में फसल भूमि 6, चारागाह 20, वन 66, अन्य 5। ऐसे ही क्या किए गए हैं, चयनित भूमि देशों के आंकड़े दिए गए हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ऊपर दी गई सारणी का अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इन देशों के नाम बताइए जिनमें फसल भूमि, वन, चारागाह और अन्य उपयोगों के लिए भूमि का प्रतिशत सबसे अधिक है। इन देशों के भूमि उपयोग प्रतिरूपों और संभावित आर्थिक क्रियाओं में आप किस प्रकार संबंध स्थापित करेंगे? क्या आप मांबा और पीटर के परिवारों के भूमि उपयोग के विभिन्न तरीकों की सूची बना सकते हैं? भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक है। स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, जबकि सामुदायिक भूमि जो है वह समुदाय के स्वामित्व में होता है। सामान्य रूप से इनका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा, फलों, नट या औषधीय बूटियों को एकत्रित करना,
इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। आज भूमि उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को आओ कुछ करके सीखें। अपने घर पड़ोस में कुछ बुजुर्ग व्यक्तियों से बात करें और पिछले कुछ वर्षों में हुए भूमि उपयोग परिवर्तन के विषय में सूचना एकत्रित कीजिए। प्राप्त जानकारी को अपनी कक्षा में सूचना पट पर प्रदर्शित कीजिए। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रकार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन और मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। भूमि संसाधन का संरक्षण, बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। अब भूस्खलन देख लेते हैं। भूस्खलन को सामान्य रूप से सैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बहुत संचलन के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। वे प्रायः भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भूस्खलन होता है। यह नदी के प्रवाह को कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देता है। नदी अवरुद्धता के अचानक फूट पड़ने से निचली घाटियों के आवासों को विध्वंस आ जाता है। पहाड़ी भूभाग में भूस्खलन एक मुख्य और विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है, जो प्रायः जीवन और संपत्ति को आघात पहुंचाता है और चिंता का एक मुख्य विषय है। एक वस्तु स्थिति अध्ययन। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में रेकांग पीओ के निकट पंजी गांव में बड़े भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय महामार्ग 22 की पुरानी हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का 200 मीटर तक का भाग नष्ट हो गया। यह भूस्खलन पंजी गांव में एक तीव्र विस्फोट हुआ था। विस्फोट के कारण ढाल का यह कमजोर क्षेत्र नीचे गिर गया, जिसके कारण सड़क और गांव के आसपास के क्षेत्र को क्षति पहुंची। पंजी गांव को किसी संभावित मानव विकास से बचाने के लिए पूर्ण रूप से खाली करा दिया गया था। मानव विनाश से बचने के लिए पंजी गांव को क्या कर दिया गया था? पूरे तरीके से खाली करा दिया गया था। न्यूनीकरण क्रियाविधि। वैज्ञानिक प्रविधियों के विकास से हमें समझने की शक्ति मिली है कि भूस्खलन उत्पन्न होने के कौन-कौन से कारक हैं और उनका प्रबंधन कैसे करना है। भूस्खलन को रोकने की कुछ प्रविधियां निम्न हैं। भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर इसमें प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना। इस प्रकार इन क्षेत्रों को
आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है। भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण में वृद्धि, सतही अपवाह तथा झरना प्रवाहों के साथ साथ भूस्खलन की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण उपाय कार्यान्वित किए गए। इसीलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। वन रोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग तथा अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ सामान्य तरीके हैं। मृदा, पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। यह भूमि की निकटता से जुड़ी हुई है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा, बालू, गाद, क्ले के साथ उपमृदा, अपक्षयित चट्टानी पदार्थ, जनक चट्टानें निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। मृदा जनक सेल रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करती है। जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। उचावच, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, ये सभी क्या हैं? मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक है। मृदा निर्माण के कारक, मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक सेल का स्वरूप और जलवायविक कारक हैं। मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृति, जैव पदार्थ की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय है। अलग अलग स्थानों में ये भिन्न भिन्न हैं। मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय, मृदा अपरदन और तीक्ष्णता मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़ है। मृदा संरक्षण की कुछ विधियां निम्न प्रकार हैं। मल्च बनाना, पौधे के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है। इससे मृदा की आर्द्रता रुक जाती है। क्रियाकलाप, भारत में जलोढ़, काली, लाल, लेटेराइट, मरुस्थलीय और पर्वतीय प्रकार की मृदाएं हो सकती हैं। विभिन्न प्रकार की मृदाओं की एक एक मुट्ठी एकत्रित कीजिए और निरीक्षण कीजिए ये किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है। वेदिका भाग, चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए।
इनसे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम हो जाता है। समोच्च रेखीय जुताई। एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। रक्षक मेखलाएं। तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। समोच्च रेखीय रोधिकाएं। समोच्च रेखीय रोधिकाएं। समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयां बनाई जाती हैं। क्रियाकलाप। एक ही आकार की अ और ब दो ट्रे लीजिए। इन ट्रे के अंत में 6 छेद बनाइए और इन्हें बराबर मात्रा में मृदा से भरिए और ट्रेन की मृदा को खाली छोड़ दीजिए, जबकि ब ट्रे में गेहूं अथवा चावल के दाने लगाइए। बाद में ब ट्रे के दाने उगकर कुछ ऊंचे हो जाते हैं। अब दोनों ट्रे को ऐसे रखिए कि वे एक ढाल पर हों। दोनों ट्रे में बराबर ऊंचाई से एक ओर से मग से जल डालते हैं। दोनों ट्रे के छिद्रों से निकलने वाले पंकिल जल को 2 अलग-अलग डिब्बों में एकत्रित करें और तुलना करें कि प्रत्येक ट्रे से कितनी मृदा बह गई। चट्टान बांध। यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। यह नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। बीज की फसल उगाना। वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग-अलग समय पर भिन्न-भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती हैं। चैप्टर काफी लंबा है, तो अब इस सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के शेष भाग को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।